चीज इंडिया के लिए इसमें एक लेसन है, चलते चलते मैं बताता चलूं कि ये जो रशियन हार्डवेयर था वो बिल्कुल बैठ गया, यानी S-300 सखोई, ठीक है ना, आप देखें कि Su-30 और ये सब उनके पास थे, और पूरा इंडियन एयर डिफेंस, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था जैसे इंडिया में लगा हुआ है, जैसे हमने उनका जो डिफेंस सिस्टम इंडिया का हमने तबाह किया, इस तरह से वो भी खामोशी से बैठ गया और उसने कोई रिएक्ट नहीं कर सका एयर डिफेंस सिस्टम, और आराम से वो 150 तैयारों के साथ और हेलीकॉप्टरों के पूरे फ्लीट के साथ आए और उसको उठाकर ले गए। तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट हो गई, लेकिन अमेरिका इस वक्त जो ट्रम्प है वो उसको एक गैंगस्टर के तौर पे डील कर रहा है, और ग्रेट अमेरिका अगेन का मतलब ये है कि टू ग्रैब दी रिसोर्सेज ऑफ अदर कंट्रीज, प्रेफरेंस ही इज गिविंग टू द नियर बाय कंट्रीज। मेरे हिसाब से प्रेफरेंस ये भी है कि वीक कंट्रीज where the uprising is already has achieved a particular threshold, उन कंट्रीज के ऊपर ये जा रहे हैं। और सेकंड ये भी हो सकता है कि अगर ईरान को टारगेट करना है तो ये सप्लाई लाइन इन्होंने अपनी सिक्योर कर ली है, ईरान को आप टारगेट कर सकते हैं कि ऑयल की सप्लाई लाइन की अभी क्लियर हो। बिल्कुल, मैं यही सवाल लेकर जो है वो कर्नल साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन सर आपने मोदी जी को जो है वो मिला दिया ट्रम्प के साथ और कह के कि जी ट्रम्प गुंडागर्दी करते हैं। तो मैंने आज तक नहीं सुना कि भारत में किसी को उठाया गया हो, मिसिंग पर्सन का इशू रहा हो, या डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरह इनके ऊपर, मोदी जी के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लगा हो कि किसी कंट्री के ऊपर अटैक करके और उठा के ले गए हो। हालांकि ये और बात है कि आप कई लोग भारत में जो कि जाहिर है की शरारत में ही वो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को और मसूद अजहर को उठा के ले जाना चाहिए पाकिस्तान से, लेकिन मेरे ख्याल है कर्नल साहब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। We are not Venezuela now. जय हिंद, नमस्कार। आरजू काजमी जी, एक बढ़िया सी बात बताऊंगा। आपने एक शुरुआत में बोला जो शायद मेरे ख्याल बड़ी अच्छी स्टेटमेंट हो सकती थी। आपने बोला कि पाकिस्तान को कुछ नहीं बोलना चाहिए। कई बार साइलेंस इज गोल्ड, एंड आई थिंक अगर मैं पाकिस्तानी होता और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बात करता, कभी कभार चुप रहने में बहुत बड़ी भलाई होती है। क्योंकि कोशिश करिएगा कि आपकी ये वाली जो प्रोग्राम की जो लिंक है ना, वो एक तो ISI तक मत जाने दीजिएगा, नहीं तो नदीम साहब तकलीफ में आ जाएंगे। उससे भी बड़ी बात है US मत भेज दीजिएगा। आपका तो कनेक्शन ट्रम्प के साथ डायरेक्ट है कि देखिए जी ये ट्रम्प के बारे में नदीम ऐसे बोल रहा है। तो आई डोंट वांट टू लूज अ ब्रेव सोल्जर फॉर पाकिस्तान, ही शुड रिमेन देयर। आगे बात एग्रेशन की, आई थिंक थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ हम बात कर सकते हैं। एग्रेशन होता क्या है? एग्रेशन आप और मैं टीवी पर बैठकर अभी भी कर सकते हैं। आई कैन बी एग्रेसिव, आई कैन डू दैट एग्रेशन। अगर एक कंट्री की सोवरेनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप बात कर रहे हैं, अगर उसको आप लेकर चलें तो उसको सोवरेन रखने के लिए उसको जिम्मेदार भी तो होना चाहिए। भाई आप सिर्फ ये इस प्रिटेक्स पर काम नहीं कर सकते जिंदगी में कि नहीं यार मैं करूंगा सारा कुछ गलत लेकिन मैं सोवरेन हूं, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं करना चाहिए। नो, दैट इज नॉट अ फेयर वन टू द वर्ल्ड। बिकॉज अगर देखिए इस समय हम इवेलुएट कर रहे हैं, मैं ब्लेम गेम में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको एक बड़ा फ्रैंक एक अच्छा इवेलुएशन और एनालिसिस दे रहा हूं। अगर US ट्रम्प और एज अ कंट्री बात करता है कि मदुरो जो है वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, तो आपने जब मदुरो साहब आपने जब ये अपने ड्रग्स और ये ड्रग्स का टेररिज्म सो कॉल्ड US में डाला है, तो हैव यू नॉट वायलेटेड द सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री? आपने अगर ब्लैक वाला जो तेल है, जो इलीगल वाला तेल है, वो बेचा है, आपने ड्रग्स बेचे हैं और इस पैसे को ईरान के साथ मिलकर हमास, हुती, हिजबुल्ला इन सबको दिए हैं, आर यू नॉट वायलेटिंग द सोवरेनिटी ऑफ दैट कंट्री? So don't take this panga to call Modi ji as a gangster, because if he actually behaved like one, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये भी जरूर मेजर साहब आपसे भी पूछना चाहूंगी। आपने सुना कर्नल साहब को, और यकीनन यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि आप बार बार पंगे ना ले, जैसे कहते हैं ना पंगा इज नॉट चंगा, तो सर पंगा ना ले, पंगा इज नॉट चंगा। लेकिन सर जो आज 2 दिन पहले जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उससे हमें ये लगा कि बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि शायद हम अभी भी उसी जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्लैशेस हुए थे। तो क्यों हम उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे? बार बार धमकियां लगाना, बार बार बड़के मारना, हम ये कर देंगे, हम इतने जहाज गिरा देंगे, ये कर देंगे। सर अब थोड़ा अमन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? देखिए, अमन की तरफ तो बिल्कुल हम जाना चाहते हैं। हमने सार्क का फोरम इसी मसले के लिए, हल के लिए बनाया था। आप देखें कि इंडिया ने उसका बाइकआउट किया। हमने हमेशा कहा कि जी टेबल टॉक्स पर आप आएं,
अब जब तक बात नहीं होगी हम नहीं आगे नहीं चल सकते। जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि टेबल टॉक्स में नहीं आना, तो इसीलिए ज़ाहिर है हमने फिर मीडिएटर्स को भी कहा। मीडिएटर से वो बिल्कुल भागते हैं, दे डोंट वांट, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्लेबिसाइड हो गया यूनाइटेड नेशन के तहत इनके जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, तो ये वो लूज कर जाएंगे। तो अमन की तरफ ये खुद तैयार है। हमने तो कई दफ़ा इनको ऑफर दी हैं। फिर आप देखें कि इनके जो एक्शंस हैं, एक्शंस इस तरह से हैं कि आप देखें कि इन्होंने कश्मीर के अंदर जिस तरह से वो आर्टिकल 370 रिवोक किया, ठीक है, और उनसे जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट भी छीन लिया, इंटरनेट उनका बंद किया। तकरीबन 9 लाख फौज इस वक्त डिप्लॉयड है। अगर ये आपके से किसी का टीवी ऑन है क्या? क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ, मेरा तो कोई टीवी ऑन नहीं है। अच्छा, क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ी वॉइस थी, पता नहीं। हाँ, मुझे भी फील हो रही है, लेकिन वो मेरे इस तरफ कहीं पे भी नहीं, मेरे रूम में कोई टीवी नहीं है। ओके, नहीं फिर हो सकता है कर्नल साहब की तरफ से। जी जी, आप बात कीजिए सर। तो ये इसमें वही बात है कि हम देखें, अमन को तो वी मस्ट गिव पीस अ चांस। हमेशा जंगों के जो मसाइल हैं या मसले हल हुए हैं वो टेबल के ऊपर ही हुए हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया का रोल जो है वही है कि वो समझता है कि जी हम बहुत पावरफुल हैं, और जहाँ तक ताल्लुक है उसी पावर की बेस के पर उन्होंने एक रूड सा, गैंगस्टर तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रूड रवैया उन्होंने जरूर अपना लिया है। और उस रूड रवैये की वजह से आप देखिए कि तमाम नेबर्स के साथ उनका जो रवैया है वो है टू डेटर, ये हर किसी को डेटर करते हैं। चाहे श्रीलंका हो, आप देखिए उनसे नाराज है, बांग्लादेश के साथ आप देख लें नाराज है, और जितने भी कंट्रीज हैं, मालदीव ले लें, भूटान ले लें, ठीक है, नेपाल मजबूरी है, तो इस तरह सिक्किम, ये सारे एरिया जितने भी नेबर्स हैं इंडिया के, आप देखें कि वो इस वक्त इसी डेटरेंस के टू डेटर दी नेबर्स पॉलिसी की वजह से सब लोग हैं, क्योंकि इनके जाहिर है कि एक बड़ा मुल्क था, $80 बिलियन का इनका बजट है, पाकिस्तान का 8 बिलियन का है। अब 8 बिलियन कहाँ, 80 बिलियन कहाँ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इनको पछाड़ दिया ऑपरेशन सिंदूर। तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा इनको जो है वो एक खफत है। मैं समझता हूँ कि अभी सारी चीजों को भुला के हमारी जो इस वक्त, क्योंकि टेक ऑफ पोजीशन है पूरी दुनिया में इस वक्त, हम आप समझ लें कि ग्लोबली इस वक्त पाकिस्तान जो है वो राइज कर रहा है पूरी दुनिया, सिर्फ इसी वजह से कि उनको ये पता चल गया कि पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री। इसने इंडिया जैसे बड़े हाथी को $80 बिलियन का जिसका बजट है उसको पछाड़ दिया, और हर चीज में इक्वली रिस्पॉन्ड किया, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी हो, चाहे न्यूक्लियर हो। जो चीज इंडिया ने की पाकिस्तान ने उसको रिस्पॉन्ड किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी 8 बिलियन के अंदर बना के दिखाया, चाहे उनकी मिलिट्री हो। और वो लाख कहते रहे कि जी हमारा पोस्टर जो चाइना के लिए, चाइना के साथ ये पंगा लेते नहीं, पंगा हमारे साथ ही लेते, हम तो पंगा नहीं लेते। जहां तक ताल्लुक है कि ये ले जाएंगे किसी को, तो इट इज नॉट वेनेजुएला, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया को म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट दे रहा है, और एक लाइन लगी हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ सर। वो उसामा बिन लादेन यहीं से उठाकर अमेरिका ले गया था ना, उस वक्त क्या कर रहे थे आप लोग? मटर छील रहे थे। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, और उसको आप, मैं अभी डिग आउट करना नहीं चाहता, दिस इज नॉट द टॉपिक एट दिस मोमेंट। बहरहाल तो ये इतना आसान नहीं है अब, खास तौर पर पाकिस्तान, लेकिन सर के लिए तो हम इनको इस मामले में मिलिट्री मसल के तौर पर तो हम इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। हाँ, इसीलिए पंगे की कोई बात ही नहीं है। हाँ, हम ये जरूर कहते हैं, एटलीस्ट ये देखिए पाकिस्तान पूरा मैंने देखा है, और पूरे पाकिस्तान की इस वक्त लीडरशिप के साथ ठीक है। मेरा हमारा पोस्टर इस वक्त यही है, देखिए हमारा पोस्टर डिफेंस है, हम डिफेंसिव फोर्स है, हमारी जो डॉक्ट्राइन है, मिलिट्री डॉक्ट्राइन, वो डिफेंसिव है। हमारा जितना भी डिफेंस का लगा हुआ है, जितनी एक्सरसाइजेज हैं, जितनी हमारी बुक्स हैं, ठीक है, आप अगर उनको देखेंगे टैक्टिक्स की, वो सब डिफेंस पर बेस करती है, जबकि इंडिया का तमाम पोस्टर ऑफेंसिव है। चाहे वो अभी देखिए उन्होंने एम्फीबियस ऑपरेशन की बात की, उन्होंने सरक्रीक में भी पहुंच गए, उन्होंने राजस्थान में भी आर्मर्ड डिवीजन और आर्मर्ड ब्रिगेड्स के साथ सर एयर मार्शल असगर खान साहब ने कहा था कि जितनी भी भारत के साथ जंगें हुई वो पाकिस्तान ने शुरू की, कोई एक भी भारत की तरफ से स्टार्ट नहीं की गई। सर ये मैं नहीं कह रही हूँ, आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं, उनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं। ये एयर मार्शल असगर खान साहब का स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, और आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ भारत ने किया। जी कर्नल साहब कुछ कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि सब कुछ भारत ने किया, मैंने तो ये कहा कि भारत का पोस्चर ऑफेंसिव है। हम पीस के, वी वांट टू गिव डिप्लोमेसी अ चांस, वी वांट टू गिव पीस अ चांस। हम अभी भी कहते हैं कि आप बैठे और इसको खत्म करें, और ये दोनों कंट्रीज ऐसे होनी चाहिए जैसे शेंगन वीजा है कि जनाब ये पूरे सार्क में लोग घूमें,
लेकिन सर आपके लिए तो सर बहुत आसान है, आप सिर्फ 2 लोग यहाँ से उठाकर भारत के हवाले कर दीजिए जो मुंबई अटैक वगैरह में इन्वॉल्व रहे हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर। हमारे भी हैं, देखिए ऐसे कौन हमने है? भी उनसे मांगे अच्छा, हुए, वो कर्नल साहब बताएंगे। हमने भी उनसे मांगे हुए कि आप बूटी साहब को हमारे हवाले कर दें, अजीत देवल को हमारे साथ हवाले कर दें। किसको चाहिए? कौन चाहिए? ये लोग इन्वॉल्व रहे। कौन चाहिए? कौन चाहिए? मोदी साहब, मोदी साहब चाहिए। और कौन चाहिए? अजीत देवल साहब चाहिए। अच्छा, अगर ये दोनों चाहिए ना तो पाकिस्तान की हस्ती टूट जाएगी, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन इट। हमसे भी ना मांगे। और बाय द वे यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात कर रही हैं वो, बट फिर भी चलिए, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आरजू काज़मी जी बताया था कि आईएसपीआर ने काफी कुछ कह दिया, तो उनकी लास्ट लाइन पता है क्या थी? कि पैसा वसूल हो जाएगा, है ना। एक पहले पिछली बार पैसा वसूल हुआ था बांग्लादेश बनकर। आप क्या करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। आपने बात करी टेबल की, बिल्कुल टेबल पर बात होनी चाहिए। शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला एग्रीमेंट के तहत कुछ चीजें डिसाइड हुई थी, आप उसे मानने को नहीं तैयार हो कि यस इट्स अ बायलैटरल इशू, आप उसको डिसोन कर रहे हो, आप उसको हर बार वायलेट कर रहे हो। तो आपके साथ टेबल पर कौन सी टेबल पर बैठूं, हरे रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की, मुझे नहीं पता। टेबल पर बैठ के खड़े हो जाऊं या उसके ऊपर खड़े होकर तांडव करूं, ये आपका पॉइंट है। आगरा में आपके मुशर्रफ साहब टेबल पर बैठकर बात कर चुके थे, लेकिन आपने उनको करने नहीं दिया। वो अब मुशर्रफ अगर कुछ कर रहे हैं, शिमला एग्रीमेंट को आप लोग नहीं मान रहे हैं, तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? उससे भी बड़ी बात आ रही है जो आपने कही है, क्या करा आपने? मीडिएटर, और हम बात करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। किससे बात करूं? किससे बात करूं? पाकिस्तान में कोई एक प्राइम मिनिस्टर दे दीजिए जिसने 5 साल किए हो, उससे मैं बात कर लेता हूं। चलो डन डन, 5 साल दे दीजिए आरजू काज़मी के शो को, अगले 5 साल मैं आरजू काज़मी से बात कर लूंगा। अगर आईएसआई उसे नहीं उठा लेगी, उसको प्रेशर में नहीं डाल लेगी। 10 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आईएसआई ने गायब कर दिया। मैं उनके साथ प्रोग्राम करता था, बाय द वे, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं हवा में। आपने बात कर दी 370 की, 370 मेरा स्टेट है, मैं जो मर्जी है करूं, क्योंकि 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 बड़ी बात, प्रूफ दे रहा हूं, सक्षम वैली आपकी थी नहीं। Who the hell were you to give it to China? पता है आपने क्यों दिया? क्योंकि आपको मालूम था बहुत बुरी तरह से पिटाई होगी अगर आपके पास रहता। आपने ठा करके निकाल के उसको फटाफट गिफ्ट कर दिया चाइना को कि चल यार एक डिस्प्यूट तो हमारे सिर पे ना हो। अक्साई चीन आपने फटाफट वहां उसलिए दे दिया कि चलिए जी कोई बात नहीं। अदरवाइज अगर आप में वो काबिलियत होती, जैसा आप बता रहे हैं कि हमने पता नहीं क्या ठोक के मारा, पता नहीं किसको मारा, कैसे मारा, सपने में मारा, मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में वो बात हो जाती। आपने एक बहुत अच्छी सी बात निकालने की कोशिश करी है नेबरली रिलेशंस की। बांग्लादेश में भी श्रीलंका में भी फ्लड्स आए थे, आपकी कंप्लेंट थी, मेरी नहीं थी, आपकी कंप्लेंट थी कि इंडिया इतना बढ़ चढ़ के उस फ्लड्स में उनकी मदद क्यों कर रहा है, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तानी सिटीजन्स थे उनके स्टेटमेंट थे जो श्रीलंका में थे कि भाई हमें उन्होंने बचाया, दे वर ग्रेटफुल। सो मैं ये जरूर कहूंगा एज अ कंट्री वन कैन बी अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल। चाहे मेरे कंट्री के एक आदमी को अगर हिंदुस्तान ने बचाया है, आई कैन बी ग्रेटफुल। मुझे आप एक इंसिडेंस ऐसा दे दीजिए जहां पाकिस्तान ने मुझे बचाया है। भूटान और नेपाल आपको भी मालूम है, एक दिन के लिए अगर केरोसिन ऑयल बंद कर दूं कहानी खत्म हो जाएगी, एक दिन के लिए। आपने बात कर दी बांग्लादेश की। बांग्लादेश पूरे एशिया में सबसे अच्छी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कर रहा था और वो अकेले एक चीज के बलबूते पर कर रहा था। आरजू जी मेरे प्रूफ्स के ऊपर जाइएगा, मेरे स्टेटमेंट पर मत जाइएगा, गूगल करिए साथ साथ कि मैं जो कह रहा हूं ठीक है या नहीं। बांग्लादेश अकेली एक चीज के ऊपर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग ले गया और वो है कपड़ा व्यापार, कपड़ा बनाने का। और उसका कंप्लीट कपड़े का वो व्यापार मेरे इंडिया के कपास पर था जो हम उसको देते थे। ऐसा नहीं है कि हम फ्री में दे रहे थे, दान में दे रहे थे, लेकिन अगर रोकने वाली बात आ जाती तो हम उसको उस तरह से रोक लेते। मालदीव की बात करी, मालदीव ने मदद मांगी थी और हमारे स्पेशल फोर्सेस गए थे उनकी उस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने, ये रिकॉर्ड पर है। और बांग्लादेश और मालदीव एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम देश की सरकार को बचा सकते हैं तो उस पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा भाई, जिस सरकार को बचा पाते हो आप, मुजीबर रहमान की फैमिली को अगर आप बचा पाते हो तो वहां कब्जा भी हो सकता है, बट नहीं, दैट इज नॉट सो। इसलिए लास्ट जो आपने बड़ी अच्छी सी बात कर दी कि पाकिस्तान की सारी की सारी डॉक्ट्रिन डिफेंसिव है,
मतलब देखो कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। अब आरजू काजमी जी आप बताइएगा, क्योंकि इस समय आपको जज बनना पड़ेगा हमारे बीच में, आप बताइएगा आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या ये बोलती है कि फर्स्ट स्ट्राइक या सेकंड स्ट्राइक? आप बता दीजिए। डिफेंसिव तो तभी हो क्योंकि वो अल्टीमेट वेपन है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं बिकॉज बाकी जो ट्रेडिशनल वेपन्स है उसमें आपको मालूम है कि आप में मतलब गलत शब्दों में बोल रहा हूं, उसको पर्सनल मत लीजिएगा, ये बात करने के तरीके होते हैं कि उसमें आप ट्रेडिशनल वॉर में आपकी औकात है ही नहीं कि आप मेरे टैंक से टैंक मैच कर दोगे, मेरे सैनिकों से सैनिक मैच कर दोगे, मेरी आर्टिलरी से आर्टिलरी मैच कर दोगे, मेरी मैकेनाइज्ड फोर्सेस से मैकेनाइज्ड फोर्सेस मैच कर दोगे, नहीं कर पाओगे। दोस्तों, पाकिस्तान के ये मेजर खुद बोलते बोलते अपने सिस्टम को एक्सपोज कर गया। दोस्तों, जब आप कहते हो ब्लेम गेम से कुछ नहीं होगा तो पहली बार किसी ने सच बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि ब्लेम गेम कौन खेल रहा है, भारत या वो लोग जो हर बार नाकामी के बाद कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी हालात को दोषी देते हैं। दोस्तों, कर्नल साहब ने जो कहा वो गुस्से में नहीं था, वो अनुभव से निकला हुआ वाक्य थी। पंगा मत लो क्योंकि पंगा इज़ नॉट चंगा। भारत धमकी नहीं देता, भारत विकल्प छोड़ देता है। दोस्तों, मोदी जी का नाम लेकर मेजर बार बार गैंगस्टर शब्द उछाल रहा है, लेकिन दोस्तों ये शब्द नहीं है, ये उकसावा है और उकसावे का अंजाम इतिहास में लिखा पड़ा है। दुनिया देख चुकी है किसने कब क्या बोला और किसने कब क्या किया। दोस्तों, भारत वाकई में गैंगस्टर होता तो आज ये चर्चा की ज़रूरत ही नहीं होती, फिर तो फैसला मैदान में हो चुका होता। बांग्लादेश को ही देख लीजिए दोस्तों, बांग्लादेश, मालदीव को देख लीजिए। भारत जहाँ जहाँ गया वहाँ सरकारें बची, कब्जा नहीं हुआ, और यही भारत की पहचान है। दोस्तों, बात न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तक पहुँची, डिफेंसिव या ऑफेंसिव। सच यह है कि न्यूक्लियर हथियार कमजोरी नहीं, अंतिम चेतावनी होती है, लेकिन उससे पहले ट्रेडिशनल ताकत मायने रखती है। और यही फ़र्क है। कर्नल साहब ने जो कहा वो सुपर रियलिटी नहीं, रियलिटी चेक है। दोस्तों, शांति तब आती है जब सच्चाई स्वीकार की जाए, ना कि तब जब हर सच को उकसावे में बदल दी जाए। दोस्तों, भारत से बहस की जा सकती है, भारत से व्यापार की जा सकती है, लेकिन भारत को उकसाना पाकिस्तान और दुनिया के हित में नहीं है। भारत हर मार्ग पर शांति चाहता है, लेकिन भारत कमज़ोर नहीं है। और हाँ दोस्तों, मेजर मोदी जी और डोभाल साहब को मांग रहा है, लेकिन अगर मोदी जी और डोभाल साहब पाकिस्तान को मिल गए तो पाकिस्तान की अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।